एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी का यह चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, उसके हिस्ट्री और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह ऑर्बिट्स के बारे में रहेगा। जब भी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक कोई भी पढ़ेंगे जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि ऑर्बिट्स होते क्या है, क्योंकि आगे जब हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ऑर्बिट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यह एक स्पेस टेक्नोलॉजी का कहा जाए तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के आगे आने वाले टॉपिकों के बारे में। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा जो आगे सीरीज पूरी चलने वाली है, ताकि आपको सारी चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है वह है कक्षाओं के बारे में ही देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कक्षाओं की परिभाषा क्या होती है, यानी किसे हम अंतरिक्ष में कक्षा कहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इसको परिभाषा में के तौर पर याद रखिएगा, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बात हमारी होगी स्पेस के बारे में ही होगी। तो स्पेस में आप जानते होंगे कि खगोलीय पिंड होते हैं, और जब किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर कोई अन्य खगोलीय पिंड जिस काल्पनिक मार्ग का अनुसरण करता है, उसे ही हम लोग ऑर्बिट्स या कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अंतरिक्ष में विभिन्न खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह। तो इस प्रकार के जब खगोलीय पिंड के चारों ओर कोई अन्य खगोलीय पिंड आता है और वह किसी पथ का अनुसरण करता है, याद रखिएगा काल्पनिक पथ का, यहाँ पर कोई फिजिकली लाइन नहीं होती है, फिजिकली कोई वहां ट्रैक नहीं होता, वह एक काल्पनिक पथ का यानी काल्पनिक पाथ को ही फॉलो करता है, और वही जो इमेजिनरी पाथ है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स याद रखिएगा। अगर इसको हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट है, और ये जो सैटेलाइट है ये हमारा हो गया अर्थ और ये सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसी पाथ को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ऑर्बिट्स किसे कहेंगे? ये जो पाथ फॉलो हो रहा है अर्थ के चारों ओर, इसी को ही हम लोग अर्थ के ऑर्बिट्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सूर्य के रिस्पेक्ट में देखें तो सन एक, जैसे कि जानते हैं आप, स्टार है, और सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है पृथ्वी की, ठीक है, ये पृथ्वी, यह भी एक प्रकार का ऑर्बिट है। जो हमारे सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं वह सन के चक्कर लगा रही हैं, तो वह भी एक पाथ का अनुसरण करती है, यानी वह भी एक पाथ में चलती है। और जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो सैटेलाइट्स हैं वो भी एक पाथ को ही फॉलो करते हैं। तो ये जो पाथ है यही कहलाता है ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर ऑर्बिट्स के प्रकार के बारे में जाए तो इसका अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें से एक टाइप आज हम लोग देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट जो टाइप हम लोग देखते हैं वो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। और अगर कक्षाओं का वर्गीकरण देखें, कक्षाओं का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं के वर्गीकरण के बारे में। तो ऊंचाई के आधार पर जब हम लोग कक्षाओं का वर्गीकरण करते हैं, ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं तीन प्रकार की होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों कक्षाएं, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे आने वाले सभी टॉपिक आपसे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर ये कक्षाएं तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें आज हम लोग देखेंगे। और ये तीनों कक्षाएं हैं, एक है लियो,
एक है मियो और एक है जियो। तीनों नाम आपसे इजीली याद हो जाएंगे, लियो, मियो और जियो। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जबकि मियो का नाम हो जाएगा मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और जियो को हम लोग कहेंगे जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहला है लियो, दूसरा है मियो और तीसरा है जियो। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लियो के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न स्तरीय जो कक्षा है, तो यह पृथ्वी के सबसे समीप स्थित कक्षा होती है। पृथ्वी की अगर ऊंचाई के साथ देखते हैं तो सबसे जो समीप स्थित कक्षा है उसी को ही हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अभी इसको आप समझते जाइएगा, फिर एक बार तीनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो यह पृथ्वी की सबसे समीप स्थित कक्षा है। और समीप स्थित किसके आधार पर कहेंगे हम लोग? ऊंचाई के आधार पर। तो अगर इसकी ऊंचाई देखें तो यह जो पृथ्वी की सतह है वहां से हम लोग कह सकते हैं ये लगभग 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। 300 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है ये स्थित होता है। ठीक है, आगे इसमें अगर बात करें तो इस ऊंचाई पर देखते हैं हम लोग तो इसका कुछ आवर्तकाल होगा, जो इसको मैं टी से शो कर दे रहा हूं, आवर्तकाल। ठीक है, यानी अगर इस कक्षा में किसी सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा तो वह कितने समय में उसका एक चक्कर लगाएगा, यह क्या है कहलाएगा उसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल याद रखिएगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उनका आवर्तकाल 90 मिनट से लेकर 180 मिनट तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर आवर्स में लिखें तो 1.5 आवर्स से 3 आवर्स तक इसका आवर्तकाल हो सकता है। अगर ऊंचाई देखें तो यह 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है, और आवर्तकाल की बात करें तो यह 90 मिनट से 180 मिनट तक इसका आवर्तकाल होता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ये 3 अलग अलग ऑर्बिट हैं तो इसमें अलग अलग उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाते होंगे। तो जी हाँ, इसमें अलग अलग उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगर यहाँ पर के सैटेलाइट की बात की जाए तो यहाँ जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं या इस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं जो सैटेलाइट, वो कहलाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या इसे हम सुदूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह याद रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। अभी इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि क्यों इसी ऑर्बिट में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं, मियो या जियो में क्यों नहीं किए जाते। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वह लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसका जो मुख्य कार्य होता है, अभी सैटेलाइट के बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल से देखेंगे, यहाँ बस एक इंट्रोडक्शन टाइप बता रहा हूँ कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उसमें हाई रिजोल्यूशन के कैमरे लगे होते हैं, हाई रिजोल्यूशन के कैमरे लगे होते हैं। रिमोट सेंसिंग से तात्पर्य होता है कि हम लोग कोई किसी भूभाग को या किसी पृथ्वी के भूभाग को बिना फिजिकली टच किए हुए उसके बारे में जब जानकारी एकत्रित करते हैं तब उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, अर्थात अगर हम लोगों को किसी पृथ्वी की सतह की, किसी भूभाग की कोई प्राकृतिक स्थिति या फिर कह सकते हैं हम लोग जो खनिज संपदा है या वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस प्रकार की जब जानकारी एकत्रित करनी होती है, जब ये बड़ी मात्रा में होते हैं तब हम लोग इसके लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं। और यह सैटेलाइट लगाने के लिए हमें अच्छी क्लियर तस्वीर खींचनी होती है जिसके लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरा होता है, साथ ही साथ यह पृथ्वी के समीप स्थित कक्षा में स्थापित करना होता है। इसीलिए आप याद रखिएगा यही रीजन है कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वह पृथ्वी की कक्षा के सबसे पास वाली, जो पृथ्वी की सबसे पास वाली कक्षा है उसमें स्थापित किए जाते हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। तो 3 चीजें इसके बारे में फैक्ट जो है याद रखिएगा, जो 300 किलोमीटर की 300 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं जो लियो है,
90 मिनट से 180 मिनट तक इसका आवर्तकाल हो सकता है इस कक्षा में स्थापित होने वाले उपग्रहों का। दूसरा बात करें तो यहाँ जो सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा वह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्यों? क्योंकि इसका कार्य है यह जो पास की तस्वीरें हैं उनको खींचे, यानी उसपे वहां पर कौन सी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, खनिज संसाधन पाए जाएंगे, इस प्रकार की जानकारी हमें इस सैटेलाइट से मिलती है। और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसे पृथ्वी की सतह से नजदीक स्थापित करना होगा, इसीलिए इस कक्षा में इसे स्थापित किया जाता है। अर्थात यह जो जानकारी एकत्रित करता है वह प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, खनिज संपदा के बारे में, साथ ही साथ जो रक्षा क्षेत्र या हम कह सकते हैं जो सैन्य क्षेत्र में सेवाएं, इस प्रकार के कार्य करती है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा इस ऑर्बिट के बारे में कि इसी ऑर्बिट में ही जो स्पेस स्टेशंस है, अंतरिक्ष में जो स्थापित किए जाते हैं स्पेस स्टेशंस, वह लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किए जाते हैं। जो स्पेस स्टेशंस है वह लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा आप। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो हमारा ऑर्बिट है वह है मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी मियो। ठीक है, अब सेम इसी टाइप की हम लोग देखते हैं। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग याद रखेगा 8000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस रेंज में पाए जाने वाले जो ऑर्बिट्स हैं उसको ही हम लोग कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब केपलर के नियम के अनुसार जब यहां से दूरी बढ़ेगी, यानी मान लेते हैं अगर हमारे पास ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ से एक कक्षा है ये वाली जिसको हम लोग कह देते हैं लियो, और दूसरी कक्षा है ये है मियो। ठीक है, अभी हम लोग दो कक्षाएं ले रहे हैं, एक लियो और एक मियो। ठीक है, तो ये वाली जो पास वाली कक्षा है लियो है और इसके बाद वाली कक्षा है मियो है। ठीक है, अब हमें इस कक्षा से इस कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करना है। तो केपलर के नियम के अनुसार जैसे जैसे यहां से दूरी बढ़ती जाएगी पृथ्वी से सैटेलाइट की, तो जब दूरी बढ़ेगी तो उसके आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, यानी उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी इसका आवर्तकाल था 90 मिनट से 180 मिनट लो अर्थ ऑर्बिट के केस में। तो अगर मिडिल अर्थ ऑर्बिट के केस में आएंगे तो यह जो आवर्तकाल है अब वह हो जाएगा 6 घंटे से लेकर 15 घंटे तक। अब इसका नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिट्स में इस किसी सैटेलाइट का आवर्तकाल हो जाएगा 6 घंटे से 15 घंटे तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ कौन सा सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। तो अब हमें ऐसे सैटेलाइट की जरूरत होगी। आप यहाँ देखेंगे अगर तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा था उसका रेंज केवल इसी रेंज तक रहेगा। मान लेते हैं ये एक सैटेलाइट है तो इसका रेंज कुछ इतनी ही दूरी तक रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कक्षा में ऊपर जाते हैं यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो इसका जो रेंज है अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रेंज अब यहाँ तक हो गया। तो हमें अगर जो सैटेलाइट डालना है वह किस टाइप का सैटेलाइट होगा, वो यहाँ पर जो सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वो नेविगेशन सैटेलाइट होता है। नेविगेशन सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं, जैसे आप लोगों ने जीपीएस के बारे में सुना होगा, जीपीएस आप यूज करते हैं, वह नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो अगर नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें तो इसके लिए हमें क्लियर चित्र भी चाहिए रहता है, यानी हमारी जो फोटो खींची जाए या जो मैपिंग की जाए वह क्लियर भी रहे, साथ ही साथ उसका थोड़ा विस्तार ज्यादा दूरी तक रहे, यानी उसकी रेंज भी ज्यादा रहे, सिग्नल हमें थोड़ा अधिक दूरी तक प्राप्त हो। तो इसलिए जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है वो इस सैटेलाइट के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट स्थापित होगा वह नेविगेशन सैटेलाइट होगा, नेविगेशन सैटेलाइट होगा। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। याद रखिएगा जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वह मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। लेकिन यह तो केवल इतना ही भाग कवर करेगा। तो अगर पूरे अर्थ को कवर करना है तो हमें ऐसे इस ऑर्बिट में बहुत सारे उपग्रह लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमें सैटेलाइट चाहिए और इसकी संख्या लगभग होती है 24। तो हमें पूरा पृथ्वी को कवर करने के लिए, यानी पृथ्वी को पूरे सैटेलाइट को से कवर करने के लिए जो नेविगेशन सैटेलाइट है इसके लिए आपको
24 उपग्रह चाहिए, 24 सैटेलाइट चाहिए, और अमेरिका द्वारा इस कक्षा में 24 नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसमें अमेरिका द्वारा 24 नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। लेकिन भारत का जो नेविगेशन सैटेलाइट है वह याद रखेगा स्पेशली इस एक्सेप्शन के रूप में कि जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसमें नहीं है। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको कि जो नेविगेशन सैटेलाइट भारत का है वह मिडिल अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, वह है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। अभी आगे देखेंगे कि क्यों वहां रखा गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कि जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसका जो रेंज होता है यानी ऊंचाई 8000 से 20,000 किलोमीटर तक, उसका आवर्तकाल 6 घंटे से 15 घंटे तक, और यहाँ पर जो सैटेलाइट रखा जाता है वह नेविगेशन सैटेलाइट होता है। फिर हम लोग तीसरे अपने सैटेलाइट के बारे में आते हैं, यह है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब यह ऊंचाई के साथ और बढ़ेगा, तो इसकी जो ऊंचाई है यह याद रखिएगा, यह पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या भू स्थैतिक सैटेलाइट है उसकी वो कक्षा में उसकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी भू स्थैतिक जो कक्षा है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। अगर ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है कि जो भूस्थैतिक कक्षा है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो यह याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, अब आवर्तकाल की बात करें तो इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा कहते किसे हैं। ठीक है, जब हम लोग मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, और अर्थ के एक्सिस के बाद इधर आगे बात करें तो यह 3 कक्षाओं की बात करते हैं हम लोग। एक हम लोगों ने देखा लियो, एक हमने देखा मियो, और एक बात करते हैं जियो की। तो इस प्रकार 3 कक्षाएं हैं और यहाँ 3 सैटेलाइट्स रखे गए हैं। ये हमारा अर्थ है और यहाँ सैटेलाइट लगे रहते हैं, एक लियो है, एक मियो है और एक जियो ऑर्बिट्स है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं ये जियो ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, तो जियो ऑर्बिट्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा पथ होता है जहां पर आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस में रोटेट होती है उसी के सापेक्ष ही, यानी अगर इस ऑर्बिट पे हम लोग कोई सैटेलाइट रखते हैं तो इसका जो यहाँ तक का अगर एरिया ये कवर कर रहा है तो अगर जैसे ही पृथ्वी रोटेट करती है तो वह भी रोटेट उसी के साथ ही करता है। अर्थात हम लोग डायरेक्टली एक पॉइंट कहें तो जब पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है तो उतने समय में ये भी रिवॉल्व हो रहा है उसके साथ साथ ही। तो ये जो सैटेलाइट है जो जियो में स्थापित है वह सैटेलाइट भी 24 घंटे में इसकी परिक्रमा पूरी कर लेता है, और ऐसे ही सैटेलाइट्स को कहा जाता है भूस्थैतिक सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित रहते हैं। ठीक है, यानी भूस्थैतिक सैटेलाइट किनको कहा जाता है, जो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित होते हैं। और ऐसे सैटेलाइट्स क्या करते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स 24 घंटे में, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन करती है यानी एक रोटेशन करती है, तो इतने समय में ही वो सैटेलाइट उसके चारों ओर चक्कर भी लगा लेते हैं, यानी अपनी पूरी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट्स को कहा जाता है भूस्थैतिक उपग्रह। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और इसका परिक्रमण काल अब यहाँ से और बढ़ जाएगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है। तो केपलर के नियम के अनुसार जब भी दूरी बढ़ेगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी जिसका जो आवर्तकाल है उनकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज आप याद रखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर सैटेलाइट्स कौन से रखे जाएंगे, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स रखे जाते हैं वह दूर संचार उपग्रह रखे जाते हैं। दूर संचार उपग्रह की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दूर संचार उपग्रह रखे जाते हैं। दूसरा, अगर मौसम संबंधी जो उपग्रह है, मौसम संबंधी उपग्रह, तो मौसम संबंधी उपग्रह भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन करके मैं तीनों सैटेलाइट्स के बारे में और तीनों ऑर्बिट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोगों ने लियो, मियो और जियो ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन दिखा था, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर।
तो इसी को ही मैं एक समराइज कर दे रहा हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो ऊंचाई के आधार पर जो हम लोगों ने अभी क्लासिफिकेशन देखा, उसको एक डायग्रामेटिक व्यू में देखते हैं कि कैसे ये तीनों कक्षाएं रहती हैं और किस प्रकार इनमें उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के जो चारों ओर मैं 3 कक्षाएं बना रहा हूं अलग अलग ऊंचाइयों पर। ठीक है, ये एक कक्षा है, इसे कहते हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। इसके ऊपर जाएंगे तो एक और कक्षा है जिसे हम कहेंगे मियो यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर एक कक्षा है जिसे हम लोग कहेंगे जियो यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लियो, और मियो की बात करें तो यह 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि जियो की बात करें तो यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये सारी चीजें अभी हमने देखी थी, इसको मैं एक डायग्रामेटिक व्यू में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर हमें किसी चीज के बारे में यानी किसी स्थान के बारे में, पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उस स्थान में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, वहां के वनों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वहां के खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तब हमें ऐसे सैटेलाइट की आवश्यकता होगी जो पास में रहे और हमें वहां की क्लियर फोटोग्राफी दे सके। तो इस प्रकार के मानचित्रण के लिए हमें एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत रहती है जो पास की कक्षा में स्थापित हो। तो वह सैटेलाइट किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा? लियो। और इस प्रकार के सैटेलाइट को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोगों ने नाम दिया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसका रेंज केवल कम रहेगा, यहाँ इसका जो रेंज है वह कम रहेगा, लेकिन हमें जो चित्रण प्राप्त होगा यानी उसके फोटोग्राफी जो मिलेगी वह एकदम क्लियर फोटोग्राफी मिलेगी। तो यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया और इसका ये रेंज हो गया। ठीक है, और इसे कहते हैं फुटप्रिंट। ये जो इतना एरिया ले रहा है इसे कहा जाता है फुटप्रिंट। तो इसका फुटप्रिंट ये है। लेकिन जब हम लोग इससे ऊपर ऑर्बिट में जाते हैं यानी इसके ऊपर कक्षाओं में जाते हैं, तो अब ऊपर कक्षाओं को मैं ये थोड़ा नाम मिटा दे रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ा क्लियर हो सके। ये मियो है और ये जियो है। अगर इसके ऊपर कक्षा में सैटेलाइट की देखें तो ये जो सैटेलाइट होता है यह नेविगेशन सैटेलाइट होता है, नेविगेशन सैटेलाइट। अब हमें कहीं भी नेविगेशन के लिए किस प्रकार के फीचर्स चाहिए रहते हैं कि हमें क्लियर उसका फोटोग्राफी भी मिले, साथ ही साथ जो सिग्नल है उसका रेंज भी थोड़ा ज्यादा हो। तो इससे हमें थोड़ा ज्यादा रेंज चाहिए, तो हम लोगों ने इसे थोड़ा ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। तो अब इस प्रकार इसका रेंज बढ़ गया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर पूरे अर्थ को कवर करना होगा तो हमें कितने सैटेलाइट चाहिए रहेंगे? 24। लेकिन हमारा जो सैटेलाइट है, हमारे पास 24 सैटेलाइट ना होने के कारण हमने उसे स्थापित कर दिया है किसमें? जियो में। तो अभी हम लोग अमेरिका के केस में देखें तो जो सारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट मियो में ही स्थापित होते हैं, यानी मियो में ही जो हमारा मियो है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उसमें ही नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड ऑर्बिट है उसके बारे में। अब थर्ड ऑर्बिट में आप देखिएगा कि अगर ये कोई सैटेलाइट है और यह जियो जो हमारा ऑर्बिट है, अब यहाँ पर हमें ऐसे सैटेलाइट की जरूरत होती है यानी ऐसे कक्षा की जरूरत होती है जिससे हम लोग लंबी दूरी तक संचार कर सके। दूर संचार उपग्रह को इसी ऑर्बिट में ही स्थापित किया जाता है। तो हमें ऐसे कक्षा की आवश्यकता होती है जिससे हम लंबी दूरी तक प्रसारण कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे जो सिग्नल है वो कंटिन्यू मिलते रहे। जैसे अगर ये यहाँ पर अगर स्थापित ना होकर यहाँ पर रहता तो इसका कुछ परिक्रमण काल कम रहता, यानी 90 मिनट में ही यह घूमता, जबकि अगर इसमें देखें तो यह इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 6 से 15 घंटे है। तो अगर हम लोग 6 घंटे आवर्त काल वाली कक्षा में दूर संचार को स्थापित करते हैं तो याद रखिएगा कि हम जैसे हमारा जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में होता है, तो हमें अगर जो टीवी सिग्नल प्राप्त होता तो वह 6-6 घंटे के अंतराल में ही प्राप्त होता, यानी एक बार 6 घंटे में प्राप्त होता फिर 6 घंटे में प्राप्त होता। तो इस प्रकार हम डिस्कनेक्टेड रहते। लेकिन हम यहाँ पर स्थापित करते हैं तो यह पृथ्वी के इस स्थान के सापेक्ष ये इतना रेंज यह कवर कर रहा है, इसका फुटप्रिंट इतना है। तो ये एरिया जो कवर कर रहा है, इतने एरिया में जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, अब इस स्थान के सापेक्ष यह स्थिर है। यानी अगर अर्थ यहाँ से इधर रोटेट होगा तो यह सैटेलाइट भी उसी के समांतर इधर रोटेट होगा। तो इस प्रकार सिग्नल हमें कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो इस प्रकार जब ये वाले जो ऑर्बिट है वहां पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसे हम दूर संचार उपग्रह कहते हैं। ठीक है,
दूरसंचार उपग्रह इसे ही कहते हैं, ठीक है, ताकि हम लंबी दूरी तक संचार स्थापित करें, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और अगर पूरे अर्थ को कवर करना है तो इस प्रकार के हमें 3 सैटेलाइट्स चाहिए। 3 प्रकार के 3 सैटेलाइट्स अगर स्थापित कर देते हैं तो हमारा जो पूरा अर्थ है, इस प्रकार से एक सैटेलाइट रख देंगे और एक सैटेलाइट यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो पूरा अर्थ है वह कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दूर संचार उपग्रह वह जियो में स्थापित किए जाते हैं। आशा करता हूं कि इतना सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टाइप का क्लासिफिकेशन है, अब वह हम उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है वह इसकी स्थिति के आधार पर है, यानी स्थिति के आधार पर देखें, स्थिति के आधार पर अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन अब हम करते हैं स्थिति के आधार पर। तो एक आप याद रखिएगा, ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, या इसे हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट, ठीक है। ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो जब भी अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसके सापेक्ष अगर कोई उपग्रह जिस पथ में परिक्रमण करता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय कक्षा कहेंगे। इसे एक डायग्रामेटिक वे में देखें तो ये अगर हमारा अर्थ है और ये अर्थ का एक्सिस हो गया, ये नॉर्थ और साउथ पोल, अगर इस नॉर्थ और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट परिक्रमण करे इसका, तो इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय कक्षा। जैसे हम लोग देखते हैं ये वाली कक्षा, ठीक है, यह एक ध्रुवीय कक्षा है। ध्रुवीय कक्षा इस प्रकार से भी हो सकती है, ये भी ध्रुवीय कक्षा कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और थोड़ा इसको और इधर टिल्ट करते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से होकर जाएगी, ठीक है, और यह भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों से होकर जा रही है, तो इस प्रकार यह भी ध्रुवीय कक्षा होगी। तो ये सारी कक्षाएं ध्रुवीय कक्षाएं कहलाएंगी। ध्रुवीय कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनका जब उनमें सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो वह नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से होकर जाती हैं। तो इस प्रकार की कक्षाएं क्या कहलाती हैं? ध्रुवीय कक्षाएं। अब ध्रुवीय कक्षाएं कहाँ स्थापित रहेंगी? तो लियो में ही रहेंगी। अभी इसके पहले मैंने जो लियो बताया, लो अर्थ ऑर्बिट, उसी में ही ध्रुवीय कक्षाएं रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लियो की मैंने ऊंचाई बताई थी, लगभग यह 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसी रेंज में ही पाया जाएगा हमारा जो ध्रुवीय कक्षा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ध्रुवीय कक्षा किसे कहेंगे? जिस कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने पर उसका जो परिक्रमण है वो नॉर्थ और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में होता है, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुवीय कक्षा कहेंगे। और ध्रुवीय कक्षा किसमें रहेगी? लियो में रहेगी। अर्थात इसका क्या होगा? जो हाइट होगा 300 से 2000 किलोमीटर, और साथ ही साथ इसका जो परिक्रमण काल है वह देखें तो अभी हम लोगों ने देखा 90 मिनट से जो 180 मिनट है, यही इसका भी परिक्रमण काल होगा, जैसे हम लोगों ने लो अर्थ ऑर्बिट का ही देखा था। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ये जो सारी कक्षाएं हैं, यह क्या कहला रही है? ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट्स कहला रही हैं। अब इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो 90 डिग्री पर ये वाली जो कक्षा है, ये वाली कक्षा, अगर इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये हमारा अर्थ है, और ये वाली जो कक्षा है, इस कक्षा को हम लोग एक और नाम देते हैं सूर्य तुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, यह नाम भी हम लोग देते हैं इस 90 डिग्री एंगल में जो बन रहा है पोलर ऑर्बिट। 90 डिग्री एंगल किसके रिस्पेक्ट में? तो ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। अगर इक्वेटर के रिस्पेक्ट में जो नॉर्थ और साउथ में 90 डिग्री एंगल में जो कक्षा बन रही है, उसे हम सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्यों कह रहे हैं? अगर इधर हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक सन है, ठीक है, तो आप देखेंगे जो सन की रेज है, यानी जो सूर्य के संपर्क में हमेशा जो ऑर्बिट रहता है वह ये वाला ऑर्बिट रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे कि ये इस प्रकार है और इसके चारों ओर ये रिवॉल्व हो रहा है, ये जो इसका ऑर्बिट है, और इधर से सन रेस पड़ रही है। तो सन रेस हमेशा इसके जो इस कक्षा में सैटेलाइट होगा उसमें हमेशा पड़ती रहेगी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष में यह स्थिर है, और सूर्य के सापेक्ष में जो कक्षा में स्थित सैटेलाइट स्थित रहेगा, उसे उस कक्षा को क्या बोलेंगे? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। यानी यहाँ पर हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ते रहेगी, तो इस कक्षा को बोल देंगे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है।
यह ध्रुवीय कक्षा में आता है, और ध्रुवीय कक्षा किसके अंतर्गत आता है? लियो के अंतर्गत ही आता है। दूसरा एक बात करते हैं, तो एक और ऑर्बिट याद रखेगा आप लोग। दूसरे जो ऑर्बिट की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा था भूस्थैतिक कक्षा, यह भी स्थिति के आधार पर ही इसको देखेंगे। थोड़ा सा उसका मैं विस्तार करके बताऊंगा। भूस्थैतिक कक्षा, यह हम लोगों ने जिसे नाम दिया था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, जियो के बारे में, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर बात करें तो यह याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की सतह से, अभी मैंने बताया था कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। लेकिन भूस्थैतिक कक्षा किसको कहेंगे? अब मान लो ये अर्थ सरफेस है, इसको एक डायग्रामेटिक वे में देखते हैं, तो ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस से अगर ये 36 किलोमीटर की ऊंचाई का एक कक्षा है, ठीक है, ये 36 किलोमीटर ऊंचाई का कक्षा है, तो यहाँ पर स्थित कक्षाएं क्या कहलाएंगी? यह भूस्थैतिक कक्षा कहलाएंगी, क्योंकि यह जो पृथ्वी के किसी भी भाग के सापेक्ष में देखें तो इसमें जो भी सैटेलाइट स्थापित होगा, मान लो ये सैटेलाइट है, तो यह इसके भाग के रिस्पेक्ट में जब पृथ्वी रोटेट होगी तो यह सैटेलाइट भी रोटेट होगा, अर्थात हमेशा इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इसे भूस्थैतिक उपग्रह भी कहते हैं, हम लोग नाम हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर ये ऑर्बिट इस प्रकार से है तब इसे भूस्थैतिक कक्षा कहेंगे। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा विस्तार कर दें, तो अगर मैं इसको एक विस्तार करके एक नया डायग्राम बनाऊं या इसी में ड्रॉ करते हैं अगर हम लोग, इस कक्षा को क्या कहेंगे? भूस्थैतिक कक्षा। लेकिन अब यहाँ बस भूस्थैतिक कक्षा किसे कह रहे हैं हम लोग? जो 0 डिग्री पर है, इक्वेटर के, ठीक है, इक्वेटर के जो समांतर में कक्षा है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के जो समांतर में जो परिक्रमण करने वाली कक्षा है, जो सैटेलाइट जिस कक्षा में परिक्रमण कर रही है, ये वाली कक्षा, यह कहला रही है भूस्थैतिक कक्षा। और भूतुल्यकालिक कक्षा का आपने नाम सुना होगा, रहने के लिए भूस्थैतिक कक्षा ही है। अगर हम लोग इसको कुछ एंगल से देखें, मान लेते हैं ये इस एंगल से परिक्रमा कर रही है और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है। दोनों चीजें याद रखिएगा, भूस्थैतिक कक्षा, और एक मैंने नया कक्षा बनाया, इसका नाम मैंने दे रहा है भूतुल्यकालिक कक्षा, या इसे इंग्लिश में कहेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल। यह भूस्थैतिक कक्षा है जो हम लोगों ने देखा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन सेम जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ एंगल से जब इंक्लाइन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ एंगल से इंक्लाइन है, ठीक है, तो जब कुछ एंगल से इंक्लाइन होता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन ऊंचाई रहनी चाहिए कितनी? 36,000 किलोमीटर। और साथ ही साथ एक और टर्म कॉमन रहेगा इसमें, यह भी 24 घंटे में परिक्रमण पूरा करेगा और यह भी 24 घंटे में परिक्रमण पूरा करेगा। लेकिन बस इसमें डिफरेंस यही रहेगा कि यह इक्वेटर से कुछ एंगल पर इंक्लाइन रहेगा, तब उसे कहेंगे भूतुल्यकालिक कक्षा, और जब यह समांतर रहेगा, यह 0 डिग्री पर रहेगा, किसके? इक्वेटर के, तब उसे कहेंगे भूस्थैतिक कक्षा। इतनी चीजें हमें जाननी थी स्थिति के आधार पर। एक और टाइप का ऑर्बिटल है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर ये ऑर्बिटल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है इसका। एक और ऑर्बिट के बारे में बात करता हूं, तो यह है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, या इसे एक और नाम देते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, ये भी एक कक्षा है। यह क्या होती है अगर देखें, बात करें तो मान लेते हैं यह हमारा अर्थ है और अर्थ सरफेस से ये एक कक्षा है, मान लेते हैं यह लियो कक्षा है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा है, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर जैसे ये सैटेलाइट पहुंचता है, अगर ये कक्षा है और यहाँ पर मान लो एक सैटेलाइट है, तो यहाँ पर जैसे ये सैटेलाइट पहुंचता है तो हम लोग इसको थोड़ा सा थ्रस्ट दे देते हैं, यानी इसको इंजन स्टार्ट करके फिर से एक वेग बढ़ाते हैं, तो अब यह क्या करेगा? इस प्रकार से थोड़ा कुछ ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, यानी अब यह कक्षा का परिक्रमण काल बढ़ जाएगा।
फिर से यहाँ से अगर एक थ्रस्ट दे दें तो यहाँ से फिर से इसका ऊंचाई बढ़ जाएगा। यानी वेग बढ़ाने से क्या हो रहा है, हमारी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो वेग बढ़ाने से जो ऊंचाई बढ़ रही है, तो उस केस में जो मान लो यहाँ से अब ये फिर पहुंचा और अब इस पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ से ये पहुंचा, अब इस पाथ में ऐसे फॉलो करते करते एक ऐसे पाथ में पहुंच गया जिसे हम लोग नाम दे देते हैं जियो। ठीक है, यानी एक कक्षा में था यह लियो में, और ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए ये एक नए कक्षा में पहुंच गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच गया। तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ट्रांसफर होने, यहां नाम देखिएगा ट्रांसफर होने, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ट्रांसफर होने के लिए जो पाथ फॉलो कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या हाफ स्पेन ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा यानी लियो से एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, यहां पर देखें तो जियो में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ट्रांसफर होने के लिए ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, ये पाथ क्या कहला रहा है, इसी पाथ को ही हम लोग कह रहे हैं हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह हमेशा तब यूज होगा जब एक पाथ से दूसरे पाथ में ट्रांसमिट किया जाता है किसी सैटेलाइट को। ठीक है।